ये आग और खून की होली उन निहत्ते और मजलूम गजा के मुसलमानों के खून के साथ खेली जा रही है, जिनका 57 मुसलमान ममालिक में शायद ही कोई वाली वारिस हो। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के जवाब में इसराइली जारहियत 22वें रोज में दाखिल हो गई है और बड़ी शिद्दत के साथ दाखिल हुई है। और गुज़िश्ता रात से इसराइल ने तारीख के बदतरीन हमलों का आगाज कर दिया है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बैक वक्त 100 इसराइली तैयारों ने गजा की उजड़ी बस्ती को मजीद मलिया मेट करने के लिए खौफनाक बमबारी शुरू कर रखी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकारों समेत शुहदा की मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुंच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 15 एहलकार सिर्फ एक ही रोज में मारे जा चुके हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से जायद फलस्तीनी इसराइली हमलों में जख्मी हो चुके हैं। मैसूर शुमाली इलाके, बैतुल लाहिया, बैतुल हनून और गजा शहर के शुमाल मगरबी और बस्ती इलाके सबसे ज्यादा निशाना बनाए गए। गजा शहर के जनूब में वाक़े अशाती कैंप में एक रिहायशी टावर को जमीन बोस किया गया, जिसमें 100 से जायद अफराद शहीद हो गए। इसी इलाके में 2 घरों पर भी हमले किए गए, जिनमें 16 अफराद शहीद और 60 से जायद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने धमकी दी है कि जंग के बाद गजा का नक्शा ही बदला जा चुका होगा। गजा में टेलीफोन और इंटरनेट लाइन्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जिसके सबब लोगों का आपस में राब्ता भी खत्म हो चुका है। ऐसे में खदशा है कि आज शब अगर मजीद फलस्तीनियों की नस्ल कुशी होती है तो वो दुनिया के सामने जाहिर भी नहीं हो सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में 10 लाख बच्चों के लिए नाकाबिले बयान वहशत की एक और रात के बारे में इंतहाई फिक्रमंद है। हमास की अल-कासिम ब्रिगेड का कहना है कि खून रेज झड़पें जारी रहें और इस वक्त जारी हैं, जबकि इसराइली फौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निगल जाएगी। अल जजीरा के मुताबिक तकरीबन 100 इसराइली तैयारे गजा पर बमबारी कर रहे हैं। इसराइली तोपखाने ने भी गजा पर गोलाबारी की है। इसराइली तैयारों ने अल-शिफा अस्पताल के करीब भी बमबारी की। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने अरब ममालिक की पेश करदा गजा में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की थी। अरब ममालिक की करारदाद की फ्रांस समेत 120 ममालिक ने हिमायत की थी, जबकि अमरीका, इसराइल और ऑस्ट्रिया समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की थी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइल हमास को ऐसे ख़त्म करने का इरादा रखता है जैसे दुनिया ने नाजियों और दाइश के साथ किया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल समझता है कि वो मुज़ाहमती तहरीक हमास ख़त्म कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी जानिब गजा की मसाजिद से 57 ममालिक पर मुश्तमिल मुस्लिम को कैसे पुकारा जा रहा है, ये मनाज़िर देख लें। بقوتهم وإنا نستقوي بقوتك عليهم يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام أهل الإسلام يستغيثون بكم أن تدعوا ربكم أن ينصرهم الصلاة جامعة। फ़लस्तीन की मसाजिद से ये सदाएं बुलंद हो रही है, जहाँ वो अहले इस्लाम के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो साथ साथ परवरदिगार से भी इस सख्त तरीन मुश्किल में मदद के लिए भी दुआगो हैं। अब बढ़ते हैं मुल्की सियासत की जानिब। मुल्क में बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हवाओं का बदलता रुख ये इंडिया ज़रूर दे रहा है कि मुल्क में सियासी जमातों ने इलेक्शन के लिए सफ बंदी भी शुरू कर दी है और सफ आरा भी होने लगी है। मौजूदा सियासी मंजरनामे में अगर किसी जमात या रहनुमा का तोती बोलता दिख रहा है तो मियां नवाज शरीफ है, और ज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि जिनकी पहले वापसी को ग्रैंड वापसी करार दिया गया और फिर उनको अदालतों से मिलने वाले रिलीफ ने रास्ता हमवार किए जाने का इशारा दिया। और अब तकरीबन मुस्लिम लीग नून की हर मुखालिफ जमात ही मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए नवाज शरीफ को सिलेक्ट किए जाने का इल्ज़ाम धर रही है। दिलचस्प तौर पर इस इल्ज़ाम में पीपल्स पार्टी और PTI दोनों यकजान व क़ल्ब का अमली मंजर पेश कर रही है। पीपल्स पार्टी न सिर्फ मियां नवाज शरीफ की धूम धड़के से वापसी को डील करार दे रही है, वहाँ माजी में नून लीग के साथ PDM इत्तेहाद में हुकूमत साजी को अपनी गलती करार देकर मुआफ़ी तलाफ़ी कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बकौल उनकी जमात ने 16 माह की PDM हुकूमत में हिस्सा बंद गलती की और इसलिए वो अब इंतखाबात से पहले आवाम से मुआफ़ी भी मांग रहे हैं। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ कमिटमेंट लेकर वापस आए हैं। आवाम के वोट को इज्जत दो कि नारे को हमने बचाया, सेव किया, हमने किया, नून ने नहीं किया, फिर भी हम कहते माफी। हमसे 16 महीने में हुकूमत में गए, माफी, गलती हो गई, अब इलेक्शन अनाउंस कर दो। यहाँ नवाज शरीफ
साहब तशरीफ लाए हैं, जाहिर है कि उसने कोई ना कोई कमिटमेंट की होगी या करवाई गई होगी। अगर इलेक्शन नहीं होता तो मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़े मसाइल से फेस करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के अलावा पीटीआई भी नवाज शरीफ की वापसी को बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म की ताजपोशी तसव्वुर कर रही है कि सबको पता है कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनना है, और जिस तरह इसको लाया जा रहा है, जिस तरह उसको जो है ना प्रमोट किया जा रहा है, और जिस तरह उसकी केसेस को जो है ना खत्म की जा रही है, ये ड्रामा नहीं। इस वक्त तो ये हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, ये तो अमल नवाज शरीफ की हुकूमत है। दूसरी जानब नून लीग पर लगते इल्जामात और उठते सवालात का भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है। पार्टी कायदीन की बकौल नवाज शरीफ से होने वाली ज्यादती के मदावे को लाडले से ताबीर करना ज्यादती होती है, और अभी नून लीग को धमकियां दी जा रही हैं कि मजीद इस हवाले से आज मियां जावेद लतीफ ने गुफ्तगू की है, आपको सुनाते हैं। ये बोलियां जो आज बोली जा रही हैं कि लाडला लाडला प्लस हमारा मुंह ना खुलवाया जाए। आज हमें कहते हैं वोट को इज्जत दो, कहा गया आपका बयानिया, कहा गया हमें ताने दिए जाते हैं। वोट को इज्जत आइन के एहतराम में है, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर इस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि मियां नवाज शरीफ के और मियां जावेद लतीफ के अंदेशे की अमली की तस्वीर आज उस वक्त भी दिखाई दी जब नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर पर 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की एक दरखास्त अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकामी शहरी अदनान इकबाल की जानिब से दायर दरखास्त में उनके खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस दरखास्त की समाअत 15 नवंबर को करेंगे। इस नए कानूनी चैलेंज के अलावा नवाज शरीफ के लिए अभी और भी कई कानूनी इम्तिहान मौजूद हैं। उन्हीं में से एक वो नैब केसेस हैं जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से नैब तरामीम को कलअदम करार दिए जाने वाले फैसले के बाद फिर से खुल गए हैं। तहम अब इस मुतल्लिक निगरान हुकूमत ने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ की मुश्किलात कम करने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 अक्टूबर को समाअत करेगा। लार्जर बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिदल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी और शौकत अजीज़ के अलावा साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ केसेस भी दोबारा खोले जाएंगे। फैसले के 1 माह बाद निगरान वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया था। इन तमाम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमें ज्वाइन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने, जबकि अगले सेगमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी भी हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब अपने प्रोग्राम में ज्वाइन के साथ। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेखुपुरा से बिलखसूस इस्लामाबाद आके, तो क्या ये शेखुपुरा से इस्लामाबाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सिर्फ ये बताने के लिए इस्लामाबाद आए थे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाडले नहीं है? नहीं, मेरे वहाँ अजीज़ थे, उनकी फातिहा के लिए मैं गया था, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ज़रूर की। और जहाँ तक आपका सवाल है, ये तो एक हकीकत है कि आप 2017 में जो कुछ हुई नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ से 2 माह पहले तक आप इकरार भी करते थे, मजम्मत भी करते थे। आज 2 माह बाद क्या हो गया कि आप कहते हैं कि वो लाडला है? क्या इंसाफ मिले और वो लाडलापन हो जाता है? और अगर आप समझें कि वो बंदा मियां जावेद लतीफ साहब छोड़ें जी, ये लाडलापन ये नहीं तो और क्या है कि हाई कमिश्नर एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ को सी ऑफ करने आता है, ये जानते हुए भी कि वो सज़ा याफ्ता है, और दूसरी तरफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें फांसी ज़मानत मिल जाती है इस्लामाबाद से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। फिर नैब केसेस में भी जो नैब जिसको मुखालफत करनी चाहिए थी, ना बेल की मुखालफत करता है, ना आपकी अपीलों की मुखालफत करता है, तो फिर ये लाडलापन नहीं है तो क्या है फिर ये? समर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब इसी पे आते हैं। मुझे ये बताएं, आप बायोमेट्रिक पे तो इतराज़ कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट आ जाती है, आपको याद नहीं है कि ज़मान पार्क में होते हुए इंटरम बेलें हो रही थी? आपको याद नहीं है कि उनका बायोमेट्रिक भी कोई और करता था?
कोई नोटिस जस्टिस ले भी लेते थे तो अगले दिन वो अपना ही आर्डर वापस लेना पड़ता था। आपको याद नहीं है कि एक कोर्ट में जब वो मासूफ पेश होते थे तो कोर्ट के अंदर नहीं जाते थे, गाड़ी में बैठे रजिस्टर आ जाता था गाड़ी में और उनको उनकी हाजिरी को कबूल कर लिया जाता था। वो अलग बात है कि बाद में रजिस्टर भी गायब कर दिया जाता था। आपको याद ये नहीं है कि एक मुलजम जो था, जो रिमांड पे था, उसको जजेस गेट से बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है, वो उस वक्त का चीफ जस्टिस कहता है कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, और रिमांड में होते हुए उसकी जमानत ले ली जाती है। कभी आपने ऐसा देखा है इससे पहले 76 सालों में? आप उस पर एतराज कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो है वो मशीन जो है वो एयरपोर्ट पर आई, उसके लिए आई जिसके आपने 11 साल जिंदगी के जाया कर दिए, जिसको आपने बेगुनाह होते हुए सजा दे दी, जिसको आपने 2017 में फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान जनाब, मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी तो ये कहते हैं, हमारी राय तो ये है कि कानून और इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना कोई और लाडला हो, ना किसी और के साथ लाडलापन अगर हो रहा था वो भी गलत था, आपके साथ हो रहा तो वो भी लाडलापन नहीं होना चाहिए ना। नहीं, रुक जाएं भाई, रुक जाएं। उनके साथ इनके साथ की तफरीक जरूर करें। क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितना अरसा हो गया पॉलिटिक्स करते हुए, बार बार उनको हटाया जाता रहा इक़्तिदार से, बेगुनाह होते हुए, अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत, अपने इंतकाम की आग में अंधे होके, क्या नवाज शरीफ ने कभी आप देखा, आपने सुना आपने कि उनको कोई गिरफ्तार करने आया हो और उसके मसल्ला जत्थे जो हैं वो मुकाबले के लिए बाहर आ गए हों? क्या आपने देखा सुना कि पेट्रोल बम बनाए हो उन्होंने? क्या आपने गलेल बरदार उसके हाथों में या उसके इर्द गिर्द देखे थे आपने? क्या आपने देखा कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो बेबस आपको नजर आए उसके सामने? क्या आपने देखा कि उसने मसल्ला जत्थे तो तैयार किए ही, मगर हजारों बच्चे ऐसे भर्ती किए अरबों रुपया दे के पाकिस्तान का, जो सोशल मीडिया पे नौजवानों की ज़ेन साजी कर रहे हों रियासत के खिलाफ। तो फिर देख लेना मियां साहब, आज मियां नवाज शरीफ 2 केसेस में सजा याफ्ता होने के बावजूद घर बैठे हैं और वो खान साहब जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, बावजूद इसके कि अभी वो जो है अंडर ट्रायल कह दिए। एक सेकंड भाई, वो उसने किया बकौल आपके भी मेरे भी कि वो तो चला गया जेल की सलाखों के पीछे। ओ भाई मेरे, मैंने तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्हीर बनाया तो आपने मुझे हाईजैकर बना दिया। मैंने तो पाकिस्तान को सी पैक दिया और आपने मुझे हुकूमत से हटा दिया। मैंने तो पाकिस्तान के लिए अपनी जुबान ना खोली, मुझे आपने जहर दे दिया। मैंने तो इसके बावजूद भी 9-10 मई जैसे मंसूबा साजों के करीब भी ना फटका, तस्वर पे भी नहीं ला सकता कि पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ पाकिस्तानी कौम की ज़ेन साजी की जाए। हमने तो तस्वर नहीं किया, आप मुझे और उसको साथ में ला रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और आपने जो हिफाजती जमानतों का जिक्र किया कुछ देर पहले, उसमें फ़र्क यह है कि एक तो खान साहब जो है वो मुलजिम थे और दूसरा वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। मियां साहब सजा याफ्ता भी थे और पाकिस्तान से बाहर भी थे। समर मेरे भाई, तहम्मुल से मेरी बात सुन लें। मुझे तकलीफ हुई है इसलिए मैंने ऊंची आवाज़ में बात की है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, होना तो ये चाहिए था जब 2 माह पहले तमाम शोबाए ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के अकाबरीन ये इकरार करते थे, यहाँ तक कि जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो तो जेल में है, वो भी इकरार करता था कि नवाज शरीफ को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, अगर चाहें तो मैं अभी क्लिप आपको भिजवा देता हूँ उसका। उसने खुद कहा था कि नवाज शरीफ को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता। तो क्या मेरे भाई आप मुझे और उसको एक पल्लड़े में तोलेंगे? मैं पाकिस्तान के लिए सर्व करने वाला और वो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाला, दोनों को आप एक तनाज़र में लेंगे? दोनों को आप एक आंख से देखेंगे? मुझे सोचना ये था और मुझे ये तवक्को थी कि जब तमाम अदारे ये मान रहे हैं, उनमें बैठे लोग, तमाम शोबाए ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले लोग मान रहे हैं, 2017 के तमाम किरदार मान रहे हैं
कि हमसे ज्यादती हुई नवाज शरीफ से नाइंसाफ़ी करके, तो आज यक जुम्बश 21 अक्टूबर को हर चीज़ ख़त्म करके 2017 की पोजीशन में लाया जाएगा। आज मैं और समर ये डिस्कस कर रहे होते कि 2017 के जो किरदार हैं आज किस अदालत में खड़े थे, सुबह उनको किस अदालत में बुलाया हुआ है। मुझे तो आज वही अदालतें मुझे बुला रही हैं बेगुनाह होते हुए, फिर भी मेरे पे इतराज़ है, फिर भी मुझे ये कहा जा रहा है कि आप दोनों बराबर हैं। तो फिर आप हुकूमत में आने के बाद उन किरदारों को फिर अदालत में बुलाएंगे क्या? देखें, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशियात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तानी कौम जिस तरह तकसीम 4 सालों में कर दी गई है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो आपकी मईशत वेंटिलेटर पे है उसको मुझे मत कोई कहे कि आप अपने मसल दिखाओ इसको, मुझे मत कोई ये बात कहे कि आपका वो बयानिया कहाँ है, मुझे आज कोई मत ये दर्श दे कि आप वोट को इज्जत दो की बात करें। भाई वोट को इज्जत दो की हम बात करते रहेंगे कि आइन कानून का एहतराम करो, हम बात करते आए हैं और आगे भी करेंगे कि खुदा के लिए आइन कानून के मुताबिक अदारे काम करना शुरू कर दें, तो वो जवेलती मुल्ज़म हो कोई और मुल्ज़म हो, आइन कानून रास्ता। तो फिर मियां जावेद लतीफ साहब, फिलहाल तो वोट को इज्जत कहीं भी नहीं मिल रही। वोट को इज्जत मिलती है इंतखाबात जब होते हैं। पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। कौमी असम्बली के इंतखाबात भी ताख़ीर का शिकार हैं। आज आप मुस्लिम लीग नून के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा किया है। ना आज तक मरीम नवाज साहिबा ने इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद का मुतालबा किया, ना शहबाज शरीफ ने यह मुतालबा किया, ना मियां नवाज शरीफ ने कोई मुतालबा किया कि इंतखाबात का फौरी और जल्द अज जल्द इनेकाद होना चाहिए। मेरी अर्ज सुन लें, तमाम बातें हर बंदा नहीं दोहराता, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा होता है, मगर मुस्लिम लीग या पार्टी का तर्जमान, पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते ही कर रहा होता है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, मुस्लिम लीग के किसी मेंबर ने ये बात कही है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए? किसी ने अगर की है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर मैं कर रहा हूँ तो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही कह रही है कि जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए। क्या सारे के सारे लोग आके रोज यही कहें कि इंतखाबात होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ। और एक और मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नवाज शरीफ है कि जिसको आप रिंग से बाहर रख के ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या कभी किसी ने 2002, 2008, 2018 में ये बात कही थी जो आज बात की जा रही है? उस वक्त भी मियां जावेद लतीफ साहब, वो सब कुछ आपके साथ जो हुआ आप कह रहे गलत है, मैं भी आपके साथ मान रहा हूं कि वो गलत था, लेकिन आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो कह रहे हमारे साथ भी ज्यादती हो रही है, तो फिर आप उसको भी गलत मानेंगे और कहेंगे कि गलत हो रहा है? एक सेकंड ना भाई, एक सेकंड समर, मुझे ये बता दें, क्या मैंने उस वक्त कोई फॉरेन फंडिंग जो थी, मेरा केस स्टे पे चल रहा था, मैंने कोई 56 अरब की कोई घपला किया था जो किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले से लेन देन मैंने किया था, मैंने कोई पाकिस्तान के अंदर साइफर लहराया था, मैंने कोई पाकिस्तान के अंदर 9-10 मई का जुर्म किया था, तो फिर मेरे भाई उस वक्त मेरे साथ रायत की गई थी, आज इनके साथ जुल्म हो रहा है। और अगर ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 76 सालों में एक शख्स ने की हैं, एक जमात ने की हैं, तो फिर मेरे भाई उन्होंने ही कानून का, जो अगर पाकिस्तान के कोई आइन कानून को मानता है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर अदारे काम करते हैं तो फिर उनको काम चले। मियां साहब, मुझे आप ये बता दें कि अब पंजाब की वज़ारत आला की बात चल रही है, PMLN के कुछ रहनुमा कह रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहब अगली वज़ीर आला पंजाब होंगी, तो मुझे ये बताएं कि पार्टी में ऐसी कोई कंसल्टेशन चल रही है कि एक खुसूसी सिनेरियो की बात हो रही है? खुसूसी सिनेरियो तो यही हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते, शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते, तो फिर मरीम नवाज साहब पंजाब की वज़ीर आला बन जाएंगी। पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने क्यों ना, जब लोग उनको वोट दे रहे हैं। मुस्लिम लीग में तो कोई दूसरा इस पोजीशन में नहीं है कि किसी को एक वोट उसकी ज़ात के हवाले से मिल जाए। वोट तो हमें मिलते हैं नवाज शरीफ के,
लोग एतमाद करते हैं नवाज शरीफ पे। लोग कहते थे हमें 21 अक्टूबर के जलसे से पहले कि मुस्लिम लीग जो है वो बैलेट पेपर तो भर लेती है, उसका वोटर भर देता है, मगर मुस्लिम लीग जो है वो जलसे नहीं भर सकती, उसका वोटर जलसों में नहीं आता। तो आज अगर आया है 21 अक्टूबर को, वो तो आप मानते हैं ना कि 21 अक्टूबर को लोग निकले हैं, पाकिस्तान भर से निकले हैं। और अगर निकले हैं तो वो मेरे लिए या किसी और के लिए तो नहीं निकले, वो तो नवाज शरीफ के लिए निकले हैं। तो नवाज शरीफ पर ही एतमाद करते हो। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तो क्या इस खित्ते की दीगर रियासतों के लीडरशिप से भी अगर बेहतर रवाबत पाकिस्तान के अंदर से किसी रहनुमा के हैं तो उसका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इस खित्ते में अमन खुशहाली के लिए एक अच्छा बाहर में ये बता दें मुझे कि खुर्शीद शाह साहब ने यानी पीपल्स पार्टी जो है वो 16 माह की पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बनने पर आवाम से माफ़ी मांग रही है हाथ जोड़कर। आप भी उस हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन आप हुकूमत में होते हुए उन लोगों में थे, वजीर होते हुए भी, कि जो इस हक में नहीं थे कि हुकूमत का हिस्सा रहना चाहिए। तो आज फिर आप भी जिस तरह के हालात पाकिस्तानी अवाम फेस कर रहे हैं, जिस तरह की बैड गवर्नेंस थी, तो क्या आप भी फिर अवाम से माफ़ी मांगेंगे कि आपको ये 16 महीने की गवर्नेंस जो है बहुत बुरी थी और आपको ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी? अगर सियासी नुक्ता नज़र से आप देखें तो फिर जो खुर्शीद शाह कह रहा है वही मेरा मौक़िफ़ था। मगर अगर आप रियासत के हवाले से देखें तो जो आप 16 माह में 14 जमातें मिलकर भी पाकिस्तान को 4 साल के गर्दाब से ना निकाल सकें, उस लिहाज से अगर उसको 16 माह और दे दिए जाते तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होने वाला था या जो इसको उंगली पकड़ के अमेरिकी सदर के पास लेकर गया था और वापसी पे आप मकबूजा कश्मीर दे आए थे, 16 माह में न जाने क्या कुछ ये दे देता, उससे डरते हुए वो 16 माह ज़रूर हुकूमत की जो मकबूलियत में कमी लाई। मगर शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी मुसलसल तनकीद की जा रही है। इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि खुर्शीद शाह साहब का हम बयान सुन रहे थे जिसमें वो 16 महीने की हुकूमत में शामिल होने पर आवाम से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग रहे थे। क्या वजह है? पीपल्स पार्टी यानी जेन्युइनली रिग्रेट करती है कि नहीं जाना चाहिए तो 16 महीने की हुकूमत में हमें? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि शाह साहब का ये पर्सनल व्यू हो सकता है। ऑब्वियसली जब हम गवर्नमेंट में गए थे तो क़यादत की ने पार्टी की सीट से मुशावरत में गए थे और मुशावरत से ही हमने पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था। और जो 16 माह गवर्नमेंट थी उसमें हमारे कैबिनेट में मेंबर्स भी थे, जनाब चेयरमैन बिलावल भी थे उस कैबिनेट में, तो ये हम पीडीएम के साथ अलायंस में थे। अब वो 16 माह में जो कामयाबियां हासिल की वो भी कलेक्टिवली कोलिशन गवर्नमेंट की थी, अगर कोई नाकामियां हैं तो वो भी कलेक्टिवली हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। जो माजी में हुआ वो कौम के सामने है और बेस्ट जज जो है वो कौम है, वो फैसला करेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो लगता है खुर्शीद शाह साहब ने अवाम की वो जजमेंट पढ़ ली है ना, इसलिए वो शायद माफ़ी मांग रहे हैं। शायद वो ज़्यादा ज़ीरक आदमी है, उन्होंने पढ़ ली हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कब्र अज़ वक्त है। ये कब्र अज़ वक्त इसलिए है कि इसका फ़ैसला आने वाले इंतखाबात करेंगे। बिलाशुबा उस गवर्नमेंट में कुछ ऐसे इश्यूज़ थे और पर्टिकुलरली जो प्राइस हाइक था ऑब्वियसली उसने अफेक्ट किया, लेकिन आप वो सक्सेस भी देखें कि आप डिफ़ॉल्ट से बचे और वो जो IMF के साथ मुआहदा करके उसकी ब्रीच करके तोड़ गए थे इमरान खान, उसकी रिवाइवल जो है वो बड़ी सक्सेस थी और फिर अभी इकॉनमी की बेहतरी की तरफ
देखो ना जी, ये पॉलिसीज़ इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिया करती। आज जो इकॉनमी को बेहतरी की तरफ जा रही है, ऑब्वियसली वो इकदाम जो उस गवर्नमेंट ने उठाए और उसका बेनिफिट अभी वो आ रहा है सामने। तो ये बताएं बुखारी साहब कि अब इस वक्त जब मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी ने की है, उनके सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगा के, लाडले के इल्ज़ाम लगा के, उनकी वापसी पे इतनी तनकीद शायद तहरीक इंसाफ ने नहीं की जितना पीपल्स पार्टी ने उन्हें रगड़ा लगाया है। तो क्या वजह है इसकी, पीपल्स पार्टी की उतना ज़्यादा उन्हें क्या ऐसा लग रहा है कि वो आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी नून लीग से मांगते हैं, फिर सारे शिकवे भी आपके नून लीग से हैं और रगड़ा भी आप उन्हीं को लगा रहे हैं? देखिए, बात रगड़े की नहीं है, बात हकायक की है। और ये वो हकायक हैं, एक कॉमन आदमी से आप पूछ लें कि जो फैसिलिटीज़ और जो फैसिलिटेशन मिल रही है एन को, वो किसी दीगर सियासी जमात को मिल रही है? कतई नहीं मिल रही। और वो जो मरियम नवाज साहबा कहती थी कि पलड़े बराबर होंगे, तो हमारा भी यही तकाजा है कि पलड़े बराबर होने चाहिए तमाम सियासी जमातों के लिए। इसलिए कि जिस अंदाज से वो वापस आए, जिस तरह उनकी रिलीफ मिला, और पर्टिकुलरली जो नैब की स्टेटमेंट है हाई कोर्ट में, तो नैब तो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट के डोमेन के नीचे आता है। और एक बड़ी हैरान कुन बात जो उसमें है कि जब उनको अपीलें रेस्टोर की जा रही थी, तो बेंच के एक मेंबर साहब नैब से बार बार पूछते थे कि आपको इनकी कस्टडी चाहिए। तो मैं समझता हूँ वो लीगली बात ठीक नहीं थी, इसलिए कि नैब की कस्टडी में वो नहीं थे मियां नवाज शरीफ साहब। नैब की कस्टडी में तब होते कि जब वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनकी कस्टडी उनके पास होती, या जब ज़ेर तफ्तीश होते। लेकिन जब अदालत किसी को जुडिशल कर दे तो फिर नैब का दायरा इख्तियार नहीं रहता था, बल्कि सो मच सो इस केस में तो उनकी कन्विक्शन हो गई थी। वो कोर्ट के ऑर्डर पे एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी थी उसके तहत वो लॉकअप में थे। तो इसलिए नैब का हामी भरना, इतराज़ न करना, वो बड़ा बेईमानी था। और जो उन्होंने किया भी कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो वो भी बता रहा है कि मौजूदा हुक्मरान जो केयर टेकर हैं वो किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। सर, आप खुद एक कानूनदान भी हैं और आप एक उसूली मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं कि जो पलड़े हैं उनका किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, पलड़े बराबर होने चाहिए। जब आप पलड़े के एक तरफ झुकने के तासुर के पे अगर आप तनकीद कर रहे हैं, तो जिसके खिलाफ पलड़ा जो है वो उठा हुआ है, यानी मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारे तो सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है, तो वहाँ भी वो कह रहे हैं हमारे साथ भी तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। तो उस पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के फेवर में झुक रहे हैं तो उस पर आप ज़रूर तनकीद कर रहे हैं। फिर तनकीद तो फिर सब सारी सूरत हाल पे होनी चाहिए। देखो, बिल्कुल हम कहते हैं, हमने कब नहीं कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हर वो सियासी जमात जो ECP में रजिस्टर्ड है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो बात PTI की आप कर रहे हैं, तो PTI को भी रिलीफ तो कोर्ट से मिलनी है। और जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे तो कितनी फैसिलिटेशन मिली इमरान खान को कि 4-4 बजे तक अदालतें इंतज़ार करती थी, उनको बेलें हर केस में मिलती थी। तो ये तो जब कन्विक्शन हुई है उनकी तोशा खाना केस में, उसके बाद वो चीख चला रहे हैं। तो पहले तो सारी फैसिलिटेशन जो जुडिशरी थी उनके फेवर में जा रही थी। तो इसलिए हम तो उस वक्त भी मुतालबा करते थे, आज भी करते हैं कि अगर कोई कन्विक्टेड है तो उसका तो इशू और है। उसके लिए जी उसके लिए कन्विक्टेड आदमी के लिए तो वो तो कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। लेकिन हमने कहा है कि ECP अभी डीलिस्ट नहीं हुई है, ECP से PTI डीलिस्ट नहीं हुई है, उनका मामला अभी भी सब जुडिस है। गो कन्विक्टेड आदमी पार्टी हेड नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ साहब पार्टी हेड नहीं थे और शहबाज शरीफ साहब को पार्टी हेड बनना पड़ा, इसी तरह इमरान खान पार्टी हेड नहीं रह सकते। ऑब्वियसली इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के ECP को इंटीमेट करना पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जमातों पे पाबंदी जो है वो जब तक वो रियासत दुश्मनी न करें तब तक रियासत तो सियासी जमातों पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आवाम को फैसला करना चाहिए कि वो किस जमात को एक्सेप्ट करते हैं और किस को मुस्तरद करते हैं। और आज हम समझते हैं कि अगर तो आप तहरीक इंसाफ के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड आप जो है वो मानते हैं आज?
हम तो समझते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ही होनी चाहिए। ईसीपी अगर आज भी अनलिस्टेड है इलेक्शन कमीशन के पास, अगर उसके पास इलेक्शन कमीशन के पास वो पार्टी को गैर कानूनी नहीं करार दिया गया, अगर वो अनलिस्टेड है तो उसको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जो बाकी दीगर जमातों को मिले। अगर तो कोई पार्टी जो है उसको गैर आईनी करार दे दिया गया हो तो उसकी तो सूरत हाल और है। लेकिन अगर ईसीपी के पास वो एनलिस्टेड है तो मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक उनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो आप बात कर रहे थे कि सज़ा याफ्ता होने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उसके पार्टी के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके आ सकते हैं? आपने कहा कि वो पार्टी की जो है क़यादत नहीं कर सकते, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को हटा दिया गया था, तो अभी तक तो वो कायम हैं, बरकरार हैं अपने अहदे पर, हालांकि 2-3 महीने हो चुके हैं। तोशाखाना केस में उनकी सज़ा जब सुनाई गई थी तो अभी तक वो अपने अहदे पर तो बैठे हुए हैं, हालांकि सज़ा सस्पेंड उनकी हो गई है, लेकिन अहदे पे वो रह सकते हैं अब या नहीं रह सकते सज़ा सस्पेंड होने के बाद? सस्पेंशन सज़ा की जो होती है वो सेंटेंस सस्पेंड होती है, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुई। जी हाँ, इसमें कन्विक्शन में और सेंटेंस में बड़ा फ़र्क है। तो सेंटेंस सस्पेंड होना और बात है, कन्विक्शन सेट असाइड होना और बात है। अभी तक वो कन्विक्टेड हैं, वो एक्विटेड नहीं है। और जो इलेक्शन लॉज है कि कोई आदमी जो डिसक्वालीफाइड है टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्टी को हेड नहीं कर सकता। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी को हेड नहीं कर सकते थे। आज और फिर अभी वो मामला हेड करना गैर आईनी, गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ कि वो अगर वो एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो क्वालिफाइड नहीं है टू बिकम ए हेड ऑफ अ पार्टी। और ये मामला भी किसी ने पिटीशन भी की हुई है, जीसीपी में ये मामला पेंडिंग है। अच्छा भौरी साहब, ये बताएं कि जब से मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं, दरखास्त भी पड़ी है, सही, जब से मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं कुछ राब्ते वगैरह शुरू हुए हैं, इवन तहरीक इंसाफ की एक डेलीगेशन की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात भी हो चुकी है, कुछ राब्ते बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, कौमी मुफाहमत की फ़िज़ा कायम करने के वाले से शायद मियां नवाज शरीफ भी राब्ते करें आने वाले दिनों में। कोई राब्ता हुआ है अब तक जरदारी साहब का मियां नवाज शरीफ का? कोई मुलाकात उनकी कोई इस तरह की चल रही है इत्तलात के शायद अगले हफ्ते कोई मुलाकात होने जा रही है या कोई राब्ता होने जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लैरिटी से मौक़िफ़ रहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग में हम बिलीव करते हैं। हमने पॉलिटिकल डायलॉग MRD में भी किया, जो 77 में हमारे साथ खिलाफ थे, हमने डायलॉग किया। एयर मार्शल हमारे साथ उसमें मौजूद थे MRD में, मुफ्ती महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी तो डायलॉग पे बिलीव करती है। अभी आप ये कहते हैं कि नेक्स्ट वीक की, ये शायद आपके नॉलेज में हो, मेरे नॉलेज में तो नहीं, लेकिन अगर कोई डायलॉग का सिलसिला चला तो पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव करती है और इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहती है थ्रू डायलॉग। और डायलॉग में क्या तहरीक इंसाफ को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना चाहिए? आज मुल्क चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इशू थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि एक तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, एक जगह उनकी कन्विक्शन आई है, और फिर हम समझते हैं कि जो रियासत दुश्मनी करे उसके तो डायलॉग नहीं होना चाहिए फिर ना। रियासत की अहमियत है, रियासत का मैं समझता हूँ वजूद हर पाकिस्तानी के लिए मोतबर भी है और ज़रूरी भी है। तो हम रियासत के ख़िलाफ़ बात करने वालों का डिसीजन अभी कोर्ट्स में आ चुका है, अभी वो साइफर क्राइम भी चल रहा है, उसके इश्यूज़ भी हैं, चार्ज भी फ्रेम हो गया है। तो लेकिन यही आप देखें जो कंडक्ट इमरान खान का रहा 3.5-4 साल बाद, वो तो सवाए गाली गलोच के उन्होंने कुछ सीखा ही कुछ नहीं था। वो तो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, वो गुफ्त शरीत नहीं करते थे, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि आओ मिल के बैठ के काम करें, हम तावन का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन इमरान खान वो तो हवाओं में उड़ रहा था, वो किसी शख्स से गुफ्त शरीत करने को तैयार नहीं था, सवाए गाली गलोच के उन्होंने 4.25 साल में किया कुछ नहीं। तो जिसका एटीट्यूड ऐसा हो कि वो डायलॉग पे बिलीव ना करता हो, जिसका एटीट्यूड ये हो कि वो इश्यूज़ को रिजॉल्व डायलॉग से ना करना चाहे, उसके साथ क्या डायलॉग होगा। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ अगर उसकी पार्टी एनलिस्टेड हुई ECP में, उसको अगर उनको डिफंक्ट ना हुई तो मैं समझता हूँ कि उसका जो भी हेड होगा वो आके, क्योंकि अभी वो लीगली ही इज़ नॉट हेड ऑफ PTI, तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो भी हेड होगा मैं समझता हूँ बात करने में कोई हर्ज नहीं है।
यानी कि माइनस चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है। सर फाइनली मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जी 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 हाँ, वो आपने उसके ज़ाहिर आपने बता दिया सारा वजूहात, उसकी सारा पस मंज़र। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सिंध में एक GDA के साथ मिलके और MQM के साथ मिलके पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इंतखाबी इत्तेहाद उनकी पार्टी बना रही है। एक मुलाकात हुई थी जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो उस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ? क्या वो इत्तेहाद से दस्तबरदार हो रहे हैं जो सिंध के अंदर बना रहे हैं, या फिर वो इत्तेहाद चलेगा पैरेलल और सेंटर में भी आपको इत्तेहादी बन सकते हैं? देखें, मैं उस मीटिंग में शरीक नहीं था और जो मेरे पास डायरेक्ट नॉलेज नहीं है उसमें मैं क्या गुफ्तगू करूँ। वो तो बराह रास्त प्रेसिडेंट जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। वैसे तो प्रेसिडेंट साहब ताज़ियत के लिए गए थे, उनकी खुशदामद के लिए, और ज़ाहिर है जब पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती है तो बातचीत तो होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब मौका नहीं था कोई पॉलिटिकल डिस्कशन का। लेकिन GDA हर जमात का अपना राइट बनता है, वो किस अलायंस में जाती है किस अलायंस में नहीं जाते। वो आपको याद होगा 2008 की 13 की गवर्नमेंट शुरू में हमारे साथ थे मौलाना, फिर एक स्टेज पे हमें छोड़ गए थे। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इस किस्म की गुफ्तो शनीद रहती है, इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, इत्तेहाद टूटते भी रहते हैं। अगले इलेक्शन में क्या आप और नून लीग मिलकर जा सकते हैं पंजाब के अंदर? ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज़ाहिर अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ऑन द ग्राउंड वो बरकरार है। देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रोविंस ऑफ पंजाब को देखें तो चीज़ें बड़ी रीजनल हो चुकी हैं। साउथ पंजाब में किसकी क्या पोजीशन है ये कॉमन आदमी से आप पूछ लें। सेंट्रल पंजाब में किस को शेयर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर ले लेगी। आने वाले इंतखाबात के बाद क्या सेटअप आता है ये सारा डिपेंड करता है उनके नताइज पे। और हम समझते हैं कि आज जो मुल्की हालात हैं, सियासी क़यादतों को बैठ के मुशावरत बिल्कुल करनी चाहिए और मुल्क को क्राइसिस निकालने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर भौरी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नज़ीर भौरी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पर बिलीव करती है और माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है तहरीक इंसाफ के साथ भी डायलॉग हो सकता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंतखाबात से पहले डायलॉग हर सूरत में करना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जो नेशनल फ्लैग कैरियर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। एक वक्त में दुनिया की बहुत बड़ी एयरलाइन थी, दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइन थी, आज दुनिया की नाकाम तरीन एयरलाइन बन चुकी है। आगे PIA का मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद के नारे से उड़ान भरने वाली पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को अपनी तारीख के संगीन तरीन बहरान का सामना है और इस वक्त बज़ाहिर कौमी एयरलाइन वेंटिलेटर पर आ चुकी है जब उसके मुल्की और बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन जाम या फिर बंद हो चुके हैं। PIA 13 रोज़ में तकरीबन 500 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों को मनसूख कर चुकी है। PIA तर्जमान के मुताबिक 528 फ़्लाइट्स मनसूख की गई हैं, जबकि सिर्फ गुज़श्ता 3 रोज़ में 160 मुकामी और बैरून मुल्क जाने वाली फ़्लाइट्स उड़ान ना भर सकें, जबकि ईंधन की दस्तियाबी के बाद सिर्फ 84 परवाज़ें रवाना हुई, जबकि चलाए गए तैयारों में भी गुंजाइश से कम लोग सवार थे, क्योंकि इस वक्त PIA के पास ईंधन खरीदने तक के पैसे नहीं और पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स ने अदायगियों के बगैर PIA को मज़ीद ईंधन देने से इनकार कर दिया है। मजमूई तौर पर PIA PSO के 26.7 अरब रुपए का मखरूज है। इस वक्त कौमी एयरलाइन को तकरीबन माहाना 13 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि एयरलाइन का मजमूई खसारा 713 अरब से ऊपर जा चुका है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के लिए PIA की निजगारी मसला बन चुकी है और अब PIA को संगीन माली बहरान से निकालने के लिए वफाकी हुकूमत ने निजी बैंकों को PIA को कर्ज देने के लिए अपनी गारंटी देने का इंदिया दे दिया है। कौमी एयरलाइन की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए वफाक ने 20 अरब रुपए का नया और हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल करने का इम्कान जाहिर किया है। वजारत खजाना ने 8 अरब का नया कर्ज देने के लिए कमर्शियल बैंकों को हिदायत कर दी है। वजारत खजाना के मुताबिक PIA को कर्ज दिलवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी कहा गया है, जिसके बाद वजारत खजाना की हिदायत पर नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब समेत 8 कमर्शियल बैंक
PIA को नया कर्ज देंगे। PIA ने पहले भी हुकूमती गारंटी पर कमर्शियल बैंकों से 260 अरब रुपए का कर्ज लिया हुआ है और PIA की निजकारी होने तक हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रिशेड्यूल किया जाएगा। इसी सारी सूरत पे हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डिप्टी जनरल मैनेजर ताल्लुकात आमा जनाब अतर रिजवान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएगा कि कुछ इतलात आ रही है कि शायद PSO के साथ आपके मामला तय पा गए हैं और PIA का फ्लाइट ऑपरेशन फिर से रिज्यूम हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। क्या इस हवाले से सर अपडेट है? जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। आपने अपने इंट्रो में ही बहुत सारी चीज़ों का तो आपने जिक्र कर दिया है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं आपका सवाल है, तो हमारा PSO से मुआहदा तय पा गया है और PSO ने ये इंदिया दे दी है, हमें गारंटी श्योरिटी दे दी है कि वो अब बतदरीज हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक फ्यूल की फराहमी जारी रखेंगे। इससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में PIA का जो मामूल का फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। यानी PIA अपनी 100% कैपेसिटी पे कब तक उसके ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे? ये जी इंशाल्लाह हम ये तवक्को ये कर रहे हैं कि अगले चंद रोज़ में, क्योंकि शेड्यूल सारा डिस्टर्ब हो गया था, तो हम उसको शेड्यूल को मामूल पर लाने के लिए हमें चंद दिन लग जाएंगे और इन चंद दिनों में इंशाल्लाह हम अपनी, अगर हमें फ्यूल जैसे हमारा PSO के साथ PIA का जो मुआहदा हुआ है, तो वो जैसे ही हमें फराहमी स्टार्ट होगी तो हमारा शेड्यूल इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ में बहाल हो जाएगा। एकदम से सूरत हाल इतनी बिगड़ी क्यों अतर रिजवान साहब? PIA के जो माली मामलात हैं वो तो काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे हैं, कर्जे भी जो है PIA के ऊपर वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान? हमने देखा पहले क्या वुज़रा जो होते थे मुताल्लिका वो पूरी ऑनरशिप ले के सर पे डंडा रख के वो PIA के ऑपरेशन को चलवा लिया करते थे। यानी कि मैं डंडे से मुराद मेरी है कि PSO को दबाव में ला के बाकी इदारों को जिन जिन के साथ आपके रिसीवेबल्स हैं या आपके पेएबल्स हैं जहाँ पे उनको दबाव में ला के वो कर लिया करते थे या प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश लड़वा के। इस मरतबा केयर टेकर के अंदर हमने देखा कि बिल्कुल ही आपका ऑपरेशन सारा जाम हो गया। वजह इसकी क्या हुई है? नहीं, ये बात नहीं है कि कोई डंडा चलाता था PIA। बेसिकली जैसे आपके इल्म में है कि PIA जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ओनरशिप में है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही जो प्रिंसिपल डिसीजंस हैं वो हुकूमती लेवल पर ही होते हैं। अब जैसे निजकारी का अमल का आगाज हो चुका है, तो ये कहना कि जी कोई PIA की ज़्यादा खराबियां हो गई तो ये ऑपरेशन रुक गया, ऐसी वजह नहीं है। PIA को बेसिकली कुछ अपने कर्जों को रीशेड्यूल कराने में कुछ देर हो गई, तो जिसकी वजह से वो रीशेड्यूल पेमेंट्स जो हैं वो हमें बर वक्त नहीं मिल सकी। तो इस वजह से ये हमारी जो फ्यूल का मामला हुआ, हम PSO को बर वक्त अदायगियाँ फाइनली सर ये बताएं कि PIA को नुकसान कितना हुआ है? ये जो आपका फ्लाइट ऑपरेशन इतना बुरी तरह से आपका हाल्ट हो गया, तकरीबन जाम होकर रह गया, इसे टोटल कितना नुकसान PIA अब तक उठा चुका है? जी ये कहना बहुत कबल अज वक्त है कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि हम कोई डेली बेस पे इसको कैलकुलेट नहीं करते, ये क्वार्टरली बेस पे कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन हमारा ऑलमोस्ट 50% ऑपरेशन जो है वो कट हो गया था, तो जिससे हमारा जो रोज़ाना की आमदन है वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही कम हो गई थी। तो ये इसलिए अभी ये सरदस्त इस वक्त कहना कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि हमें कितना नुकसान हुआ है। जैसे ही हमारे क्वार्टरली फिगर्स कंपाइल होंगे तो फिर हम बताने की पोजीशन में होंगे कि PIA को फ्यूल ना मिलने की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें नुकसान बिल्कुल हुआ है। बहरहाल इसका आपके पास एग्जैक्ट आप बता रहे कि फिगर नहीं है कि कितना नुकसान PIA को इन टर्म्स ऑफ कैश जो है वो हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो साख का होता है। जब आप एक एयरलाइन चला रहे होते हैं तो उसमें साख आपकी सबसे कीमती होती है। साख जिस तरह से मुतासर हुई है PIA की, मुसाफिर जिस तरह से रुल गए, बुरी तरह से मुतासर हुए, उनकी फ़्लाइट शेड्यूल सारा मुतासर हुआ, इससे PIA की साख को जो नुकसान पहुँचा शायद इसका अजाला जो है वो किसी किस्म की बैंक गारंटी नहीं कर सकेगी। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।